हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है पर्यावरण। आज के वीडियो में हम जानेंगे पर्यावरण क्या है, पर्यावरण कितने प्रकार का होता है और पर्यावरण के प्रमुख तत्व। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे पर्यावरण क्या है। पर्यावरण का मतलब है हमारे आसपास का वातावरण। यह अनेक तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर सारे तत्व एक प्राकृतिक संतुलन में रहते हुए वातावरण का निर्माण करते हैं, जिसके अंदर मनुष्य, जीव जंतु और पेड़ पौधे, इनका विकास क्रम लगातार चलता रहता है। अगर इन तत्वों में से एक भी तत्व में कमी आती है तो प्राकृतिक क्रिया में रुकावट पैदा हो जाएगी और इसका इफेक्ट दूसरे तत्वों पर भी पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर पर्यावरण से वनस्पति तत्व यानी कि पेड़ पौधों को बाहर कर दिया जाए तो आप सोच ही सकते हैं कि बिना पेड़ पौधों के जीव जंतु और मनुष्यों का जीना मुश्किल हो जाएगा। अब हम जानेंगे पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या है। पर्यावरण शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करें तो हमको मिलता है परि प्लस आवरण, जहाँ पर परि का तात्पर्य होता है हमारा आसपास और आवरण का अर्थ होता है घेरा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पर्यावरण का अर्थ हमारे आसपास मौजूद सभी चीज़ों का घेरा पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण में सजीव व निर्जीव दोनों प्रकार के तत्व शामिल होते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे पर्यावरण की क्या डेफिनेशन है। कई वैज्ञानिकों ने और पर्यावरणविद ने अलग अलग डेफिनेशंस दी है और यहाँ पर हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो ली है। तो एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है हर्ष कॉकबर्स। वो कहते हैं पर्यावरण उन सभी बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी के जीवन तथा विकास पर प्रभाव डालता है। सीसी पार्क कहते हैं व्यक्ति एक विशेष समय पर जिस संपूर्ण परिस्थिति से घिरा हुआ है उसे पर्यावरण या वातावरण कहते हैं। डॉक्टर डेविस कहते हैं मनुष्य के संबंध में पर्यावरण से अभिप्राय भूतल पर मानव के चारों ओर फैले उन भौतिक समूहों से है जिससे वे हमेशा प्रभावित होते रहते हैं। जेस रॉस के अनुसार पर्यावरण की परिभाषा है पर्यावरण या वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो इन पर्यावरण की परिभाषाओं का आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। अब हम जानेंगे पर्यावरण के प्रकार। तो पर्यावरण की आधारभूत संरचना के आधार पर पर्यावरण को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है भौतिक पर्यावरण एंड सेकंड है जैविक पर्यावरण। अब भौतिक पर्यावरण क्या है? भौतिक पर्यावरण का तात्पर्य भौतिक और प्राकृतिक रूप से बनाए गए कारकों से है, जिस पर सीधा नियंत्रण प्रकृति का होता है। मतलब इसके निर्माण में मनुष्य कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। इसके अंतर्गत आते हैं वायुमंडल, स्थलमंडल एंड जलमंडल, जिसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वायुमंडल क्या है। पृथ्वी के चारों ओर एक गैसीय आवरण पाया जाता है जो हमारे जीवमंडल का अनिवार्य भाग है। वही चीज़ हमारा कहलाता है वायुमंडल। इसकी ऊंचाई पृथ्वी की सतह से 10,000 किलोमीटर तक की होती है। हमारे वायुमंडल में कई तरीके की गैसेस मिलती हैं और जिनका परसेंटेज भी अलग अलग होता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मिलती है नाइट्रोजन, जिसका परसेंटेज है 78.07%। उसके बाद आता है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परसेंटेज है 20.95 और उसके बाद आता है हमारा आर्गन, जिसका परसेंटेज है 0.93 और इसके बाद आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका परसेंटेज है 0.03%। और इसके अलावा कई तरीके की और गैसेस हैं, जैसे कि क्रिप्टॉन, मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, जीनोन,
नियोन एंड हीलियम, जिसका परसेंटेज आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। वायुमंडल को हम कई भागों में बांट सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा क्षोभ मंडल। अगर आप हमारे पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाएंगे तो सबसे पहला हमें क्षोभ मंडल ही मिलेगा। तो क्षोभ मंडल पृथ्वी की सबसे निचली परत होती है, जो ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, आपको पता है हमारे पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। तो इस क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। और इसी क्षोभ मंडल के अंदर ही हमारे आंधी तूफान और जो हवाएं हैं वो चलती हैं। इसके बाद आता है हमारा समताप मंडल। समताप मंडल में जो तापमान है वो प्रारंभ में ही समताप मतलब बराबर रहता है, लेकिन 20 किलोमीटर के बाद अचानक से इसमें परिवर्तन आ जाता है। और इसके परिवर्तन आने के पीछे रीज़न है ओजोन गैस, क्योंकि समताप मंडल में ही हमारी ओजोन गैस भी पाई जाती है, जो कि सूरज से आने वाली परावैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर को बढ़ा देती है। समताप मंडल की जो ऊंचाई होती है वो होती है 20 से 50 किलोमीटर तक। उसके बाद आता है हमारा मध्य मंडल। इस मंडल में जो तापमान है अचानक से गिर जाता है और इसकी ऊंचाई होती है 50 से 80 किलोमीटर। इसके बाद आता है हमारा आयन मंडल। आयन मंडल की ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर तक होती है और इस मंडल पर विद्युत आवेशित कणों की अधिकता पाई जाती है। इसके बाद आता है हमारा वायुमंडल। इस मंडल की ऊंचाई 640 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक होती है और इसके बाद वायुमंडल अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। स्थल मंडल क्या होता है? पृथ्वी के जिस भाग में अधिकांश जीव जंतु, मनुष्य या पेड़ पौधे रहते हैं वही स्थल मंडल कहलाता है। स्थल मंडल ही हमारे जीवन का मुख्य सार है। इसमें पठार, खनिज, मिट्टी, पहाड़, चट्टान इत्यादि आते हैं। पृथ्वी का 29% भाग स्थल मंडल के अंतर्गत आता है, जिसमें मुख्य रूप से शामिल है मृदा। पृथ्वी की सतह का सबसे ऊपरी भाग मृदा ही कहलाता है, जो कि मुख्य रूप से खनिज तथा अपघटित कार्बनिक पदार्थों से बनी हुई है। यहाँ पर कार्बनिक पदार्थों से मतलब है जो कि हमारे पुराने पेड़ पौधे हैं जो काफ़ी साल पहले मर गए हैं, वही डिकम्पोज होके मृदा बन जाती है। इसी मृदा में पेड़ पौधे उगते हैं और इसी मृदा के ऊपर ही हमारा मनुष्य, पेड़ पौधे, वनस्पति और जीव जंतु उन सब का जीवन यापन होता है। जलमंडल। पृथ्वी का लगभग 71% भाग पानी से घिरा हुआ है, लेकिन जीव मंडल में ये जो पानी है सभी जगह बराबर मात्रा में नहीं है, कहीं पर ज़्यादा है और कहीं पर कम है। लवणों के आधार पर जल को 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर लवणों का मतलब है कि इसके अंदर कितने ज़्यादा खनिज तत्व हैं, जैसे कि अलवणीय जल। अलवणीय जल वो जल होता है जो कि मीठा पानी होता है और ये पानी हमारा नदियों में मिलता है, नहरों में मिलता है और कुओं में मिलता है। इसके बाद आता है हमारा समुद्री जल। समुद्री जल वह जल है जो कि सागरों और महासागरों में मिलता है। इसके बाद आता है हमारा खारा जल। कहने को तो समुद्र का जल भी खारा जल होता है, लेकिन खारा जल यहाँ पर हमने इसलिए अलग लिखा है क्योंकि कुछ झीलें ऐसी हैं जिनका पानी मीठा ना हो करके खारा होता है और कुछ झीलें हमारी मीठा पानी भी देती हैं, जैसे कि सांबर झील और चिल्का झील, ये खारे पानी की झीलें हैं। अब हम जानेंगे कि जैविक पर्यावरण क्या होता है। इस पर्यावरण की उत्पत्ति जीव जंतु तथा मनुष्यों के द्वारा होती है, जिसमें जो मनुष्य है एक महत्वपूर्ण घटक है। इसको हम जीव पर्यावरण तथा वनस्पति पर्यावरण के अंदर लेते हैं। सभी जीव जंतु अपने समान विभिन्न सामाजिक समूह व संगठन की रचना में लगातार काम करते रहते हैं। जैसे कि मनुष्य है वो भी सामाजिक समूह व संगठन में रहता है, हमारे हाथी हैं वो भी एक संगठन बनाकर रहते हैं, मधुमक्खी हैं वो भी एक संगठन बना के रहते हैं। यानी कि चाहे मनुष्य हो या जीव जंतु हो, उनके अंदर
एक सामाजिक समूह और संगठन बनाने की प्रवृत्ति होती है, जिसको हम सामाजिक पर्यावरण कहते हैं। और इसी कारण से मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहा जाता है, जिसके कारण मनुष्य सामाजिक, भौतिक और आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा रहता है। पर्यावरण के प्रमुख तत्व क्या हैं? तो पर्यावरण अनेक तत्वों का समूह है और इन तत्वों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला है हमारा अजैविक तत्व एंड सेकंड है जैविक तत्व। तो पर्यावरण के अजैविक तत्व की बात करें तो पहला आता है प्रकाश, जो कि सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रकाश हमारे जीव जंतुओं के लिए भी ज़रूरी है, पेड़ पौधों के लिए भी ज़रूरी है और मनुष्यों के लिए भी ज़रूरी है। इसी प्रकाश के माध्यम से पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और प्रकाश ही एक ऊर्जा का अंतिम स्रोत है जो कि हमको सूरज से मिलता है। अगला है हमारा वर्षण। वर्षण के कई रूप हैं, जैसे कि बारिश, कोहरा, हिमपात, ओलावृष्टि। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जिससे सभी लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते हैं। ये जो वर्षण है ये पृथ्वी पर अलग अलग समय पर अलग अलग क्वांटिटी में हो सकता है। इसके बाद आता है हमारा आर्द्रता व जल। वायु में नमी का होना ही आर्द्रता कहलाता है और ये जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और मनुष्यों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कुछ प्राणी तो ऐसे हैं जो केवल रात में ही निकलते हैं, क्योंकि उनको रात में आर्द्रता में रहने की आदत होती है। वायुमंडलीय गैस सभी जीवों के लिए ऑक्सीजन जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और इसके अलावा हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे पेड़ पौधों के भोजन बनाने में सहायता प्रदान करती है। इसके बाद आता हमारा तुंगता। अगर हम पृथ्वी पर अलग अलग ऊंचाइयों पर जाए तो वहाँ पर बारिश व तापमान दोनों में भिन्नता पाई जाती है। बारिश आमतौर पर ऊंचाई के साथ बढ़ती है, लेकिन अगर हम ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं तो बारिश कम हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लद्दाख जाएंगे, वो काफ़ी ऊंचाई पर है लेकिन वहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है। और तापमान आपको पता ही है, जैसे जैसे आप पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं तो वहाँ पर तापमान बहुत ही कम होता है। इसलिए अगर आप प्रति हज़ार यानी कि 1000 फीट ऊपर जाएंगे समुद्र तल से तो तापमान 2 से 3 डिग्री घट जाता है। अगला तत्व है अक्षांश। आपको पता ही है पृथ्वी को हमने अक्षांशों में डिवाइड कर रखा है। अगर हम भूमध्य रेखा, जिसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, उससे उत्तर या दक्षिण की ओर जाएं तो जो हमारा सूर्य का कोण है वो छोटा होता जाता है, जिससे हमारा औसत तापमान भी गिरता जाता है। इसके बाद हमारा ऋतुपरक परिवर्तन। हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, जिसके कारण से मौसम में परिवर्तन होता है। इसलिए जब हम भूमध्य रेखा से आगे बढ़ते हैं तो पूरे वर्ष के दौरान जो सूरज का कोण है वो चेंज होता रहता है, जिसके कारण हमारा मौसम भी बदलता रहता है और ऋतुएं भी बदलती रहती हैं। इसी कारण से आप देखेंगे कि पृथ्वी पर ज़्यादातर शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु और बसंत ऋतु पाई जाती हैं। अगला तत्व है जल। जल पृथ्वी पर पाया जाने वाला एकमात्र अकार्बनिक तरल पदार्थ है, जो कि जीव जंतुओं के लिए भी जरूरी है, पेड़ पौधों के लिए भी जरूरी है और मनुष्य के लिए भी जरूरी है। इसके बाद आता है हमारा उच्चावच। हमारे पृथ्वी का आकार ऐसा है कि वो हर तरफ से बराबर नहीं है, कहीं पर उठी हुई है और कहीं पर दबी हुई है। इसी कारण से पृथ्वी पर कहीं पर पठार मिलते हैं, कहीं पर चट्टानें मिलती हैं, कहीं पर समुद्र मिलते हैं और कहीं पर मैदान मिलते हैं। और इसी कारण से पृथ्वी पर पाई जाने वाली जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता भी अलग अलग होती है। अगला तत्व है वायु। वायु क्या होती है? वायु हमारे पृथ्वी पर जब दाबों का अंतर बनता है तब ये वायु का निर्माण होता है। हमारी जो हवाएं हैं उच्च वायु भार से निम्न वायु भार की दिशा में चलती हैं। विश्व में साल भर चलने वाली व्यापारिक पवनें होती हैं,
पछुआ पवनें होती हैं और ध्रुवीय हवाएं होती हैं। इसके अलावा कुछ हवाएं ऐसी होती हैं जो कि मौसम के साथ परिवर्तित होती हैं, जैसे कि मानसून। आपको पता है कि जब भी भारत में मानसून आता है वो जून में ही आता है। इसके अलावा स्थानीय हवाएं भी होती हैं और चक्रवात भी होते हैं जो कि कभी भी मौसम बदलने के साथ चलते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे पर्यावरण के जैविक तत्व क्या हैं। पर्यावरण के जैविक तत्वों को भी दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला है परपोषी एंड सेकंड है स्वपोषी। तो स्वपोषी क्या होता है? कुछ पौधे, कुछ खास जीवाणु, यानी कि जितने भी सारे पौधे हैं, लेकिन कुछ खास जीवाणु और शैवाल जो कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ऐसे जीव स्वपोषी कहलाते हैं। और इन्हीं स्वपोषी जीवों को हम प्राथमिक उत्पादक भी कहते हैं। हमारे पृथ्वी पर लाइकेन, पौधे, वृक्ष, झाड़ी, शैवाल, ये सारे उत्पादकों की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि ये सब अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनाते हैं और इसको ही हम स्वपोषी तत्व कहते हैं। सेकंड है परपोषी तत्व। ऐसे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और अन्य लोगों से प्राप्त करते हैं या अन्य जीवों पर डिपेंड हैं, उनको हम कहते हैं परपोषी या उपभोक्ता। जैसे कि हमारे जानवर और मनुष्य अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर आश्रित हैं और इसी तरीके से हमारे जो जानवर हैं वो भी पेड़ पौधों पर ही आश्रित हैं। तो उपभोक्ता की बात करें तो उपभोक्ता में शाकाहारी उपभोक्ता भी आते हैं और मांसाहारी उपभोक्ता भी आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा जो खरगोश है वो घास खाता है तो वो शाकाहारी उपभोक्ता हो गया, और हमारा जो शेर है वो हिरण को खाता है तो वो मांसाहारी उपभोक्ता हो गया। तो आई होप आपने आज के टॉपिक में पर्यावरण को आसानी से समझा होगा और जाना होगा। आप इस कैटेगरी में देख सकते हैं कि जो हमारा प्रोड्यूसर है उसमें आप देख सकते हैं फूल है, पेड़ हैं, खजूर का पेड़ है, अंगूर है, ये नागफनी है, ये सारे हमारे प्रोड्यूसर हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारे कंज्यूमर हैं। तो आई होप आपको इस लेक्चर को रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।